हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन जो हमारी शेष बची हुई थी, दैट इज E1CB एलिमिनेशन। E1CB एलिमिनेशन से पहले हमने E2 एलिमिनेशन पढ़ लिया और E1 एलिमिनेशन पढ़ लिया, और ये एक स्पेशल टाइप की एलिमिनेशन है E1CB। इसको स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं कि शॉर्ट में लेते हैं कि इसमें डेफिनेशन इसकी लर्न कर लेते हैं, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कम करते हैं, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स बनते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स में। तो इसको हम शुरू से लेकर इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, आईआईटी और नीट के जो प्रॉब्लम्स आ रखी वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो हमने जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिट्स जो स्टार्ट की थी, इसकी हमने पहले से अपने चैनल पर 19 वीडियो अपलोड कर दी। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। E1CB एलिमिनेशन। E1CB एलिमिनेशन एक बीटा एलिमिनेशन का ही एक पार्ट है। ये बीटा एलिमिनेशन का एक पार्ट है, लेकिन कुछ कंडीशन है, ये सिमिलर है जस्ट हमारे E2 के, बट कुछ इसमें डिफरेंस है। E1CB में कुछ डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या हो। E1 का मतलब एलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस, यानी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, ये इसकी पूरा नाम है। बीटा एलिमिनेशन का ही पार्ट है और सिमिलर है E2 एलिमिनेशन के, लेकिन ये कुछ रेयर कंडीशन में ही होती है। इसके लिए कुछ रेयर कंडीशन में ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। अब वो रेयर कंडीशन क्या है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब वो कंडीशन लिखते हैं हम इसकी। नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप E2 एलिमिनेशन में भी है, हाँ, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो? बीटा पोजीशन जो होगी हमारी, बीटा पोजीशन पर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंडीशन पहले क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बीटा पोजीशन हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए बीटा पोजीशन पर। और जो तीसरी कंडीशन बनती है हमारा, अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये कंडीशन है। और जो चौथी कंडीशन है वो है हमारा हाई टेम्परेचर। अब एक बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग उसके केस में भी था हमारा, E2 के केस में भी, और हाई टेम्परेचर भी था उसके केस में। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस क्या है? बीटा पोजीशन पर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ये 4 कंडीशन जहां पर फुलफिल करेगी तो वहां पर E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करेगी वो रिएक्शन। और E2 में एक डिफरेंस और आपने देखा, E2 जो रिएक्शन होती है हमारे, उसकी जो काइनेटिक्स होती है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एक बात। दूसरी जो E2 जो रिएक्शन होती है उसमें कोई इंटरमीडिएट्स जनरेट नहीं होता, जबकि इसमें एक कार्बो एनाइन एज ए इंटरमीडिएट्स बनता है, और जो कार्बो एनाइन एज इंटरमीडिएट्स बनता है उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। और जो कॉन्जुगेट बेस हो वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो रिएक्शन को E1CB की मैकेनिज्म उतना ही ज़्यादा फॉलो करेगा। क्लियर है? अब इसका एक हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं और एग्जाम्पल के बिहार पर हम समझ लेते हैं। ओके, अब जैसे ये कार्बन, ये फ्लोरीन, एक ये हमने ले लिया क्लोरीन, ये प्रोटॉन ले लिया, ये एल्काइल, ये हैलाइड है कोई सिस्टम। इस पर जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस सपोज हम ETO नेगेटिव इथाइल ऑक्साइड ले लिया कोई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन पर जाकर अटैक करेगा, इस प्रोटॉन पर जाकर अटैक करेगा, और प्रोटॉन पर अटैक करने के बाद क्या जनरेट करेगा, कार्बो एनाइन जनरेट करेगा। और जो ये रिएक्शन होगी हमारी, ये फास्ट स्टेप में होगी। कौन सी स्टेप होगी, ये फास्ट स्टेप होगी, ध्यान रखना क्लियर। और जो फास्ट स्टेप होती है वो रिवर्सेबल स्टेप होती है, फास्ट होगी, रिवर्सेबल स्टेप होगी ये। तो इसमें क्या हमारा जनरेट होगा, ये Cl, ये कार्बो एनाइन, और ये CF, ये हमारा बन गया। इसको बोलते हैं कार्बो एनाइन। और ये जो कार्बो एनाइंस बना, इसको ही बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये स्टेबल है क्योंकि देखो ये नेगेटिवली चार्ज है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहां पर क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण इसको स्टेबलाइज करेगा। और जो हमारा ये क्या नाम CF3 है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्लोरीन माइनस आई के कारण स्टेबलाइज करेगा। और ये जो पूरा ग्रुप है CF3, ये भी माइनस आई के कारण क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इस कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी होने के दो रीजन है। एक तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या माइनस आई के कारण इसको स्टेबलाइज करेगा, और ये जो ग्रुप साथ में एक बगल में और कार्बन इस बगल में लगा CF3, ये भी माइनस आई के कारण इस ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो जैसे ये स्टेबलाइज करेगा तो इसकी जो अगली स्टेप होगी स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही RDS होगी, इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी ये। और इस स्टेप में क्या करेगा, इस स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे यहाँ पर शिफ्ट करेगा दिस वन, तो यहाँ से एक फ्लोरीन का रिमूवल हो जाएगा और जनरेट हो जाएगी हमारी एल्कीन FCl, और ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है हमारा। तो ये इस रिएक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन विद मैकेनिज्म है। आप जरा ध्यान से दोबारा से देख सकते हैं। एक स्पेशल टाइप का केस है ये, इस टाइप से जब कोई कार्बन इस तरह से कनेक्टेड होगा, इसकी स्ट्रक्चर स्पेशल है। इस पर क्या लगे, ये फ्लोरीन लगे, बेस्ट ये फ्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगेगा। और जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बो एनाइन जनरेट करेगा, और ये कार्बो एनाइन इट इज मोर स्टेबल, ये कार्बो एनाइन स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का कारण क्या है, क्योंकि इसके पास जो क्लोरीन अटैच है ये माइनस आई के कारण इसको स्टेबलाइज करेगा, और साथ में CF3 ग्रुप भी जुड़ा है, ये भी माइनस आई के कारण क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने के कारण ये स्टेबल है। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो फ्लोरीन का रिमूवल हो जाएगा, और कार्बन और एल्किन सिस्टम जनरेट होगा हमारा, और ये एल्किन ये मोर स्टेबल एल्किन जनरेट होती है। और यही स्टेप इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अगर हम इसकी रेट की बात करें, रेट केवल इसी स्टेप में इसका केवल इसी स्टेप में इसका डिटरमाइन किया। ये तो फास्ट स्टेप का हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो इसका जो रेट होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ दिस रिएक्शन, या रेट ही कह सकते हैं, रेट जो होगा इस रिएक्शन का वो डायरेक्टली डिपेंड होगा कॉन्जुगेट बेस पर, यानी कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ध्यान समझ लेना, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। क्लियर बात। अच्छा, अब इसकी जो स्टेप्स है इनको हम एक एक स्टेप को ध्यान से नोट कर लेते हैं। स्टेप मैकेनिज्म की स्टेप कौन सी आई, मैकेनिज्म पहली स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ आप देखो, फर्स्ट स्टेप में बेस ने क्या किया, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन किया। बेस कौन सा लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, एब्जॉर्ब प्रोटॉन। स्ट्रॉन्ग बेस एब्जॉर्ब क्या किया, प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया, और टू फॉर्म कार्बो एनाइन। पहली स्टेप तो यही थी हमारी। और दूसरी स्टेप में क्या हुआ हमारा, जो कार्बो एनाइन
ये कार्बोएनाइन क्या करेगा, लॉस करेगा लिविंग ग्रुप को, लॉस लिविंग ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन। ये इसकी मैकेनिज्म है। आप ध्यान समझ लेना, दोबारा से एक बात को दोबारा समझाते हैं। E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसकी पूरा नाम E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। ये 4 कंडीशन में होती है रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस होगा, पहली बात। दूसरी बात, बीटा पोजीशन पर क्या होगा, हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, बीटा पोजीशन पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बीटा पोजीशन पर होना चाहिए हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है इसके केस में। अगर हम यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से ये अल्फा है, यहाँ से ये बीटा है, ये यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लोरीन, ये पूरा फ्लोरीन वहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुआ। और फिर तीसरी कंडीशन, अब पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप। जो ये फ्लोरीन है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कंप्लीट होती है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, लेकिन इस रिएक्शन की जो ये स्लो स्टेप है यही RDS होती है, ये रेट डिटरमाइन करती है, इसलिए इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इसको ध्यान से नोट करना। अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे कैसे पुटअप होती है और कैसे कैसे प्रॉब्लम क्वेश्चन आती है हमारे पास, वो बात करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ड्यूटेरियोलेटेड मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। यानी इसमें जो हम बेस यूज करते हैं, जो बेस हम यूज करते हैं वो उसका प्रोटॉन को रिप्लेस कर ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हम C2H5OH, तो OH की जगह हम OD यूज करेंगे और वाटर की जगह हम यूज करेंगे D2O। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको हम यूज करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कार्य करता है। क्लियर है, आप इसको नोट करना। अब हम एग्जाम्पल बात करते हैं, जो मेन बात है जो कंपटीशन में आते हैं उन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप अभी। अब ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए जो हमारे कॉम्पिटिशन में आए हुए। अब ये चेक करते हैं ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, हमारा E1, E2 या E1CB को, और कैसे करेगा। अब देखते हैं देखते हैं यहाँ पर ये हमारा ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ NO2 NO2 अटैच है और CH2 CH2F और NaNH2 और ये है डेल्टा। तो NaNH2 ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, एक कंडीशन ये है। और दूसरा डेल्टा मतलब ये हाई टेम्परेचर है। 2 कंडीशन, E1CB के लिए 2 कंडीशन होगी ना, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, हाई टेम्परेचर भी होगा। और ये फ्लोरीन है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तीसरी कंडीशन ये होगी। और जो इसके लिए ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन पर ये जो ग्रुप लगा है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो चारों कंडीशन फुलफिल कर रही है रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या करेगा ये बेस क्या करेगा, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। बीटा पोजीशन हमारी ये है, इस CH2 का हम ऐसे लिख सकते हैं CH इस तरीके से खोलकर। तो अगली स्टेप में प्रोटॉन ये यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या जनरेट करेगा, हमारा कार्बो एनाइन जनरेट करेगा। दिस वन CH माइनस CH2F। और ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, ये फास्ट होती है, ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है। क्लियर है सॉरी। अच्छा, अब ये जो कार्बोएनाइन है ये मोर स्टेबल है, कार्बोएनाइन मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास बगल में बेंजीन रिंग बनी हुई, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है। ये कॉन्जुगेट बेस हमारा। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस जो हमारा बन गया, इस कॉन्जुगेट बेस के अंदर से ये प्रोटॉन इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला ये यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे। तो यहाँ से क्योंकि ये लिविंग ग्रुप ये लीव हो जाएगा और ये जो लीव होगा ये स्लो स्टेप में होगा। किस में होगा, स्लो स्टेप में। और स्लो स्टेप ही इसकी RDS होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। यहाँ से फ्लोरीन का रिमूवल हो जाएगा और हमारा सिस्टम डबल बॉन्ड इस तरह से जनरेट करेगा। ये CH डबल बॉन्ड CH2, फ्लोरीन का रिमूवल होगा। तो ये जो मैकेनिज्म हमारी ये E1CB मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट हुई।
इसको चेक करने केवल वही 4 तरीके, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और बीटा पोजीशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और लीविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। ये कंडीशन हमने चेक की। क्लियर है? अच्छा, अब ये वही कंडीशन हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर OPH ये पुअर लिविंग ग्रुप लगा है यहाँ, और ये अल्फा ये बीटा, बीटा पोजीशन पर ये हमारा क्या लगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? अच्छा, और कंडीशन दी इस सेकंड रिएक्शन में कि बेस किस, ये स्ट्रॉन्ग बेस दिया, इसकी केस में भी स्ट्रॉन्ग बेस दिया। अब देखो इसके साथ जब बेस रिएक्शन करेगा, बेस हम लिखते हैं, तो बेस बीटा पोजीशन का जो प्रोटॉन है इसका एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनाएगा हमारा। ये CH, ये H, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो ये C नेगेटिव और ये क्लोरीन CH2OPH। क्लियर बात? अच्छा सॉरी, S डबल बॉन्ड O दिस वन, दिस वन, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बना, और ये कार्बो एनाइन हमारा, कार्बो एनाइन, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके पास ये सल्फर डबल बॉन्डेड है और बेंजीन रिंग भी अटैच है, ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगली स्टेप जो होगी इसकी वो स्लो स्टेप होगी, और RDS होगी इसकी, ये यहाँ शिफ्ट करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये OPH ये लिविंग, ये पुअर लिविंग ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा, और स्ट्रक्चर इस टाइप से जनरेट हो जाएगी हमारी। यही हमारा प्रोडक्ट होगा, S डबल बॉन्ड O। ये जो हमारा ग्रुप है यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया, और ये ग्रुप हमारा रिमूव हो गया। क्लियर है? तो ये जो मैकेनिज्म हमारी, ये भी E1CB मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। क्लियर है? अच्छा, अब अगली स्टेप में देखते हैं साइनो कंपाउंड्स। साइनो कंपाउंड्स, जैसे हम साइनो कंपाउंड्स का हम स्टडी वहाँ पर भी करें, बेस के साथ ट्रीट करा कर देख रहे थे एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी में, तो क्या जनरेट होता था, साइनोहाइड्रीन बनता था। HCN जब वो हमारे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ ट्रीट करता था, क्या बनता, साइनोहाइड्रीन बनता था। तो बिल्कुल उसी तरह से ये रिएक्शन भी हमारी उसी से कोरिलेट कर रही। अब यहाँ पर बेस, बेस कैसे ट्रीट करेगा, बेस को क्या चाहिए, प्रोटोन, बेस क्या चाहिए, प्रोटोन। ये बेस इस प्रोटोन के साथ रिएक्ट कर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या जनरेट कर देगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा हमारे पास, ऑक्सी रेडिकल, ऑक्सी एनाइन बन जाएगा दिस वन, इस ऑक्सीजन के पास OCr2CN। क्लियर बात? तो ये हमारा कार्बन, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारा। और ये जो स्टेप हुई हमारी, यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये फास्ट स्टेप हुई, और ये रिवर्सेबल स्टेप होती है हमारी, फास्ट है यहाँ पर भी सॉरी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारी स्लो स्टेप होगी और RDS होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये साइनो ग्रुप का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। ये जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, ये साइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि साइनो ग्रुप भी पुअर लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड Cr2 होगा, ये हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं तीनों एग्जांपल्स, ये E1CB के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, और E1CB के जो मैकेनिज्म की स्टेप्स है वो सारी हम चेक करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए बीटा पोजीशन पर। वो सारी कंडीशन देखते हैं हमने, तब इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया। ओके, आप इसको नोट कर लेते हैं, और कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हम बात कर लेते हैं, इनको पहला आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हमने कुछ ये एग्जाम्पल्स कंसीडर किए, 7 एग्जाम्पल्स लिए जो हमारे नीट और IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स है इसी टाइप के जो E1CB को मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, वो सब एग्जाम्पल्स ले लिए हमने। अब ये लिया हमने एल्डोल बेस कैटालाइज जो रिएक्शन होती है, एल्डोल जो रिएक्शन होती है हम जानते हैं, एल्डोल में हमारा 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल और एल्कोहलिक, दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये एल्डोल है। अब ये एल्डोल कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि हम वो सब रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं जो
E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक में हमने ऐसी कुछ सेलेक्टेड रिएक्शंस स्टडी किया। अब देखते हैं ये जो रिएक्शन है इसमें ये पहली स्टेप हम जानते हैं बेस की रिएक्शन होती है, बेस, और ये फास्ट स्टेप होगी हमारी, ये फास्ट स्टेप। तो बेस को क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन चाहिए। और प्रोटॉन कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटॉन हो गया H। इस प्रोटॉन में बेस अटैक करके यहाँ कार्बन एनायन बनाएगा, तो इस टाइप से जनरेट होगी OH। ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड OR, ये कार्बन एनायन बन गया यहाँ पर। और ये जो कार्बन एनायन इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज, क्योंकि ये जैसे ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये कार्बन एनायन यहाँ पर तो ऑक्सीजन नेगेटिव जगह, तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या है, स्टेबलाइज होने के लिए ये रेट डिटरमाइनिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी जो अगली स्टेप होगी वो स्लो होगी और RDS होगी इसकी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट होगा हमारा। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा हमारा OH के रिमूवल के लिए। ये बॉन्ड ये जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से OH ये लीव कर जाएगा। अब आप कह रहे कि OH तो लीव नहीं कर सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है इसके जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल होता है। देखो कैसे बन गया R दिस, ये डबल बॉन्ड जनरेट होगा, दिस डबल बॉन्ड O। ये जो प्रोडक्ट है ये इट इज मोर स्टेबल, इसलिए OH का यहाँ रिमूवल पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर है। और ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो E1CB के थ्रू स्टडी की जा रही है। ओके, अच्छा, अब ये बीटा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, अब इसकी बात करते हैं। बीटा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या होगा, ये जो पहली स्टेप होगी हमारी बेस के साथ रिएक्शन होगी, ये फास्ट स्टेप हो गया हमारी। और बेस क्या चाहिए, इस प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर कार्बन एनायन बनाएगा ये हमारे पास, डबल बॉन्डेड O, ये कार्बन एनायन बन गया हमारे पास, दिस वन। ओके, और ये कॉन्जुगेट बेस हमारा, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। क्लियर बात। तो जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट होगा ऑक्सी एनायंस बन जाएगा, ऑक्सी एनायन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसकी जो अगली स्टेप होगी वो स्लो स्टेप होगी और RDS होगी। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये X का रिमूवल हो जाएगा, ये बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा ये X का रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से प्राप्त हो जाएगी हमको, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, 2 2 2 4 2। क्लियर, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरोबेंजाइन। फ्लोरोबेंजीन ये स्ट्रॉन्ग बेस, हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिया हमारा, NNH2 KNH2 CH3 नेगेटिव या CH3 होल टू CD, ये सब क्या हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। और CH3 नेगेटिव को तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया जाता है। तो ये बेस क्या करेगा, बेस को चाहिए होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन इसकी एडजेसेंट पोजीशन या तो यहाँ से या यहाँ से, यहाँ पर भी अच्छा, यहाँ पर भी अच्छा, दोनों में कहीं से भी ले सकता है। तो इस प्रोटॉन पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ इस प्रकार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये फ्लोरीन हमारा ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। क्लियर है। अच्छा, और ये स्टेप हो हमारी फास्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी स्लो, RDS होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस स्टेप में क्या होगा, कार्बन ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये फ्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप की तरह से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजाइन, दिस वन, इसको बोलते हैं बेंजाइन। और बेंजाइन एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये स्टेबिलिटी के हिसाब से ये यहाँ से इस प्रकार से रिमूव होगा। और ये जो रिएक्शन है हमारी E1CB की मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम ये लास्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, NH2 है ये। अब इसमें देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये तो बेंजीन है, ये भी बेंजीन रिंग है, और ये जो बीच में जो ग्रुप हमारा ये अटैच है, अगर इसकी हम स्टेबिलिटी देखें ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन बीच की जो ये रिंग लगी पेन, इसके पास क्या है, एरोमेटिक करेक्टर नहीं है, नॉन एरोमेटिक है।
और नॉन एरोमेटिक होने की वजह से इसके पास जैसे ये बेस अटैक करेगा, और बेस को क्या चाहिए होता है, बेस को चाहिए होगा प्रोटॉन। बेस जाकर प्रोटॉन पर अटैक करेगा और प्रोटॉन अटैक करने के बाद क्या होगा, वो कार्बो एनायन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, कार्बो एनायन जनरेट करेगा। यहाँ पर प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन, ये एसिडिक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर ये अटैक करेगा। ये कहाँ, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो OR, दिस वन। अब ये कार्बो एनायन, अब अगर इसकी बात करेंगे, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि ये भी एरोमेटिक हो गया, अब ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। तीनों एरोमेटिक हो, और तीनों एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल कंपाउंड होती है। यहाँ पर ये अनस्टेबल था चूंकि ये नॉन एरोमेटिक था। क्लियर, तो हाईली स्टेबल होने के लिए कॉन्जुगेट बेस है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये स्लो स्टेप हो जाएगी हमारी, स्लो और RDS स्टेप होगी। तो स्लो स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट करा देगा। ये जैसे डबल बॉन्ड शिफ्ट करा देगा तो ये ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे प्राप्त हो गया अब हमको। दिस वन, ये डबल बॉन्ड सिस्टम इस तरह से जनरेट हो जाएगा। तो ये जो हमने 7 एग्जाम्पल लिए, बहुत ही सेलेक्टेड एग्जाम्पल लिए हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने सर्च की कि कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो A1CB मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक रही होगी। और यदि आपको कोई बात समझ में न आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि हम कमेंट रीड करने के बाद अगली वीडियो में आपके प्रॉब्लम का समाधान दे सके। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।